हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मेरे जो यूट्यूब चैनल है, उसके अंतर्गत हम निर्वाण वाला जो निर्वाण सीरीज है, वो इसको चला रहे हैं, रन अप है। तो जो बच्चे शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैं 500 क्वेश्चंस आपको इसके अंतर्गत 500 क्वेश्चन सब्जेक्ट में करवाऊंगी। मतलब 500 क्वेश्चंस आपको सारे सब्जेक्ट्स में मैं आपको कराऊंगी। 500 प्लस हो सकते हैं, 500 एंड प्लस, माइनस होने की संभावना बहुत ही ना के बराबर है। ये जो सीरीज है निर्वाण सीरीज, ये सीरीज क्लास 10 के लिए है। जो बच्चे बोर्ड में अपियर हो रहे हैं उन लोगों के लिए ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज है। सीबीएसई, एमपी बोर्ड और जो अदर बोर्ड्स है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, ये सीरीज उनके लिए है। ठीक है, थोड़ा सा आप देखो कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगी। इट मीन्स 500 प्लस क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सभी तरह के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप के होंगे, उसमें कुछ चीजें ऐसी भी आ सकती है जो आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछी जाए। तो आप इस सीरीज के साथ बिल्कुल बने रहें। जैसा कि जो बच्चे, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि शुरुआत की दौर से मेरे साथ में है, तकरीबन मुझे लगता है 10 से 12 क्लासेस हो चुकी है। उनमें एसएसटी के तकरीबन 120 प्लस क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। और बहुत से बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्हें क्लास के क्लास में लर्न हो गया है। और आपके जो साइंस पोर्शन है, इसमें मैं आपको 100 प्लस क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो देखा जाए तो लगभग लगभग हाफ पोर्शन हो चुका है। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहें, यह निश्चित आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी। जो बच्चे सीरियस होके पढ़ना चाहते हैं, वो बिल्कुल मेरे चैनल के साथ जुड़े। चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और उन लोगों तक पहुंचाएं शेयर के माध्यम से जिन्हें इनकी वाकई आवश्यकता है। ठीक है, ये जो सीरीज है ये बाइलैंग्वेज है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम में ये सीरीज उपलब्ध है। आप सिर्फ सुने, सुनने से भी याद होता है। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आपको मेरी शक्ल एग्जाम में दिखेगी, है ना, कि हाँ मैडम ने ऐसा बताया था। अगर आप सीरियस होके पढ़ेंगे तो चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हैं और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज सेंचुरी? सेंचुरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखते हैं तो ये आपको मिलेगा कि व्हाट इज सेंचुरी। सेंचुरी क्या है? सेंचुरी का हिंदी मीनिंग होता है अभ्यारण्य। तो है, अभ्यारण्य क्या होते हैं? ये भी एक नेशनल पार्क की तरह ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अंडर गवर्नमेंट होते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो स्पीसीज है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है और यहाँ पर शिकार, हंटर प्रतिबंधित होता है। आप हंटर बैन है यहाँ पर, हंटर मतलब कि हंटर लोग जो है यहाँ पर हंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। कुछ नहीं है, sanctuaries are like the national park. These are natural places for the preserving the wildlife and protect the species. Her hunting is banned without permission. ठीक है, अगर हमें कुछ चीजें याद नहीं रह रही है तो हम यहाँ से कुछ कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं। कीवर्ड्स कैसे निकालेंगे, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि कैसे होते हैं अलाइका नेशनल पार्क, और यहाँ पर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ को क्या किया जाता है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर हंटिंग क्या होती है, बैंड होती है। 3 चीजें याद रखनी है। नेशनल पार्क जैसे होते हैं, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है और हंटिंग यहाँ पर बैंड होती है। ठीक है, अब हिंदी में आ जाइए। ये शॉर्ट है, इसका एक चीज और लिखी है मैंने, स्केट प्लेस से प्लेस ऑफ सेफ्टी, ये भी आप प्लस कर सकते हैं। प्रोटेक्ट एरिया ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स। क्वेश्चन मान लो आ गया कि व्हाट इज सेंचुरी, आपको लिखना नहीं आ रहा है, ये कैसे लिखे? हमें ये तो याद रहा कि मैडम आपने की पॉइंट्स बताए थे। देखिए, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसको आपको समझ में नहीं आया कि हमें कैसे लिखना है। आपको जो की पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आपको अगर लर्न है तो आप ऐसे लाइन खींचिए, इसमें पहला नंबर डालिए। पहले नंबर पे आप लिख दिए अलाइका नेशनल पार्क, सेकंड नंबर आया उसमें लिख दीजिए
प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, सेकंड पे हो गया। और थर्ड नंबर पे आप लिख दीजिए हंटिंग इज बैंडेड विदाउट परमिशन। ठीक है, अब आपने यहाँ कितने पॉइंट लिख दिया बेटा? 3 पॉइंट्स। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। आपको लग कि टीचर के कई मार्क्स काटेगा? संभावना ही नहीं है। 2 पॉइंट पूछे हैं 2 मार्क्स के और आप 3 लिख रहे हैं, तो इस चीज की संभावना नहीं है। हमेशा रटो मत, टीचर ने पढ़ाया आपने पढ़ लिया यहाँ तक सीमित मत रहो। अपने इस बुद्धि को व्यापक करो, है ना, इसको एक्सपांड करो। हिंदी में देख लीजिए, अभ्यारण्य राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान के समान है। ये कैसे है? प्राकृतिक स्थल है, वन्य जीवों के संरक्षण और प्रजातियों की रक्षा के लिए, है ना, काय के लिए होता है? यहाँ पे वन्य जीवों का संरक्षण होता है और जो स्पीसीज है उनकी क्या होती है, यहाँ पर रक्षा की जाती है। यहाँ बिना अनुमति के शिकार पर क्या है? प्रतिबंध है। आप बिना अनुमति के यहाँ पर शिकार नहीं कर सकते। चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द रिजर्व, व्हाट इज द रिजर्व फॉरेस्ट? आरक्षित वन क्या है ना? हम यहाँ पे पूछ रहे हैं रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन क्या है? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया, मतलब कि हाफ से प्लस, हाफ से प्लस, हाफ से प्लस जो हमारी लैंड है वो क्या है? हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट, है ना। एस लैंड मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है उस आधे से अधिक किसमें, इसमें डिक्लेयर्ड है? रिजर्व फॉरेस्ट में। रिजर्व फॉरेस्ट regarded as the most valuable is for as the conservation of the forest and wildlife resources are concerned, ठीक है, कंसर्न, सॉरी, कंसर्न, ठीक है। मतलब ये हमारे लिए क्या है? बहुत ही यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? कि ये आरक्षित वन है, पहली बात तो हमें जो भी संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे रबर बनाना है या कागज है, तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे? वन से। दैट्स व्हाई ये क्या है? बहुत ही मूल्यवान है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारत में कुल वन भूमि के आधे से अधिक को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ तक वन और वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण का संबंध है, मतलब वन्य और वन्य जीव संसाधनों का यहाँ पर संरक्षण भी होता है। आरक्षित वन को सबसे मूल्यवान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन तो सभी बढ़िया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। आप बिल्कुल सीरियस होके पढ़े, और नहीं पढ़ना है तो पंचवर्षीय योजना में बैठ जाए, 5 साल में पास हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा चाहिए तो ऐसे कुंभ का मेला भी आप इसको ले सकते हैं, 12 साल में एक बार आप इसके एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय समय आप लोगों के पास तो। व्हाट इज द सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन? ये सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन आपसे पूछ रहा है केंद्रीय वन आयोग क्या है? तो द सेंट्रल गवर्नमेंट established द सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन इन 1965। पहली लाइन ये कहती है कि जो आपका सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन है इसको कौन स्टेब्लिश करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा ये क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। और इन द ईयर 1965, कब हुई बेटा? 1965 में। इट्स फंक्शंस आर सो टू कलेक्ट, इस फंक्शन आर टू कलेक्ट डाटा इंफॉर्मेशन, है ना, ब्रॉडकास्ट टेक्निकल इंफॉर्मेशन, study the market and to coordinate the functions of the institution working for forest development। मिलाकर फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए जितनी संस्थाएं काम कर रही है ये उसको वॉच करता है, उस आंकड़ों को एकत्रित करता है और उसको क्या करता है? उसका ब्रॉडकास्ट भी करता है। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय वन की स्थापना 1965 में की। इसका कार्य आंकड़ों व सूचनाओं को क्या करना है? एकत्रित करना। सबसे आंकड़े लेगा ये, सबसे इंफॉर्मेशन क्या करेगा? एकत्रित करेगा। फिर जो तकनीकी सूचना है उसको क्या करना? प्रसारित करना, शो करना, बाजारों का अध्ययन करना, और वन विकास में लगी संस्थाओं, जितनी भी वन विकास में संस्थाएं लगी है उनके कार्यों को क्या करना? समन्वित करना।
कि कार्य ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं, वो सब किसका काम है? आपका सेंट्रल फॉरेस्ट मिशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन से थोड़े से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से, वेजिटेशन मतलब आपकी वनस्पति। नेचुरल वेजिटेशन क्या है? जैसा कि आपको नाम से विदित है, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति, ऐसे वनस्पति जहां पर मानव का कुछ भी हस्तक्षेप ना हो। कैसे? मान लीजिए आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में आपको कुछ ऐसे वनस्पति दिखे जहां पर आप देखते होंगे कि मानव पहुंच भी नहीं पाता, तो वो किसके द्वारा ग्रो हो रहे हैं? प्राकृतिक के द्वारा। प्रकृति से सूर्य की रोशनी ले रहे हैं, इट मीन सनलाइट ले रहे हैं। प्रकृति से वो क्या कर रहे हैं? पानी ले रहे हैं और अपने आप क्या हो रहे हैं? ग्रो हो रहे हैं। खरपतवार, फसलें, गाजर घास, सब इसी के उदाहरण है। पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। नेचुरल वेजिटेशन refers to a plant community which has grown naturally without human interference। ये आपका की पॉइंट है। ऐसे ट्री जो विदाउट क्या होते हैं? ह्यूमन इंटरफेरेंस, इंटरप्ट किए बिना क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एक पादप समुदाय को संदर्भित करती है जो मानव हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से क्या हो जाती है? विकसित होती है। मानव हस्तक्षेप के बिना, अगर आप देखिए इधर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, मानव हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे देखिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which Mauryan ruler built the water resources extensively? ऐसे कौन से मौर्य शासक थे जिन्होंने जल संसाधनों का बड़े पैमाने पर क्या किया? निर्माण किया। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ? डैम्स, लेक एंड जो आपके इरिगेशन सिस्टम है वर इंटेंसिवली क्या हुए? बिल्ड हुए, इंटेंसिवली बिल्ड हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बांध, झीलें, सिंचाई प्रणालियों का बड़े पैमाने पर क्या हुआ? निर्माण किया गया। आगे होगा, इसमें तो कोई फैक्ट है नहीं। मौर्य आपसे रूलर का नाम पूछा है तो आपको पता करना है कौन है वो? चंद्रगुप्त मौर्य। यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? की पॉइंट हो जाएगा। इसी के बारे में क्योंकि आपको लिखना है तो यही आपका की पॉइंट है। इनके समय में क्या हुआ? झीलें, सिंचाई प्रणालियों का बड़े समय पर, बड़े स्तर पर क्या हुआ? निर्माण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर डिड वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी के बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि एमपी में है, वाज कंस्ट्रक्ट इन द 11th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये अपना निर्माण किया गया था भोपाल में। इन 11th सेंचुरी भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ द इट्स टाइम वाज बिल्ट। मतलब इसमें सिर्फ की पॉइंट क्या है आपका? भोपाल है। 11th सेंचुरी भी आपको क्या दिया हुआ है? इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो भोपाल आपको याद रखना है। 11वीं शताब्दी में भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी, है ना? आर्टिफिशियल मतलब जिसे बनाया गया हो, ठीक है, उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। नेचुरली जो प्रकृति की देन हो उसको हम नेचुरल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट फ्रेश वाटर? हिंदी में हम इसे स्वच्छ जल भी कह सकते हैं और अलवणीय जल भी कह सकते हैं। फ्रेश वाटर इज मेनली obtained from surface run off and ground water that is continually being renewed and recharged through the, ये इंपॉर्टेंट साइकिल है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना? जलीय जो चक्र होता है, मान लीजिए ये क्या है? समुद्र है, ऊपर आपके सूर्य नारायण भगवान हैं,
ये क्या करते हैं अपनी गर्मी से क्या करते हैं, यहाँ के पानी को यहाँ बुलाते हैं, फिर वर्षा कराते हैं। ये भी आगे आएगा आपका वाटर साइकिल, तो मैं समझाऊंगी, अभी लाइटली आपको बता रही हूँ। तो ये जो प्रोसेस है, इसी के द्वारा हमें क्या मिलता है, अलवणीय जल। अलवणीय जल हमें ऊपरी सतह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनकी निरंतर नवीनीकरण पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है ना। नवीनीकरण किसके द्वारा होता है, पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो लर्न कर लीजिएगा। मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ आपको समझाने की समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब क्रांति की आवश्यकता है, इज नीडेड इज नीडेड इन एग्रीकल्चर फॉर वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण के लिए कृषि में किस प्रकार की क्रांति की आवश्यकता है। देखिए, जल संरक्षण मतलब जल को बचाने के लिए, है ना। अब ऑब्वियसली बात है, हमें पानी तो चाहिए, जल तो संरक्षित होना चाहिए। तो आप देखिए, ये सब बुक में ऐसा लिखा है, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी समय समय पर स्कीम्स भी निकालती है जल को स्टोरेज करने के लिए। तो अभी मध्य प्रदेश की जो एक स्कीम चली चली आ रही है, शिवराज जी चौहान जब हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उनके समय में एक बलराम ताल योजना भी चलाई गई थी। बलराम ताल योजना, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं बलराम ताल स्कीम। आई थिंक ये 2005 से स्टार्ट थी, है ना, 2005 से थी। आप ऐसे पॉइंट भी डाल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इन एमपी, दूसरे बच्चे भी लिख सकते हैं, जैसे सीबीएसई वाले हैं, कोई हरियाणा से है, तो ऐसा लिख दें कि ऐसी योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। तो इससे क्या होगा, आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा, तो आप जो टीचर होगा वो आपसे इम्प्रेस होगा कि अच्छा, बच्चे को तो ये भी पता है ना। तो आप ये डाल सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, नाउ इट इज नीडेड टू रिवोल्यूशंस द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ब्रॉड क्रॉप्स एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक। जो टेक्निक्स है मतलब सूखा प्रतिरोधी फसलों और शुष्क खेती तकनीकों के विकास द्वारा क्या हो सकता है, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। ठीक है, रिवोल्यूशन काय में लाना है अपने को, कृषि क्षेत्र में, काय के लिए, जल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट टू फ्यूचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। रोपण कृषि की आपको दो विशेषताएं बतानी है। तो प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, पहले तो ये पता होना चाहिए कि कमर्शियल फार्मिंग होती क्या है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह की खेती में क्या होता है वो हमने नीचे लिखा है। कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो हम फसलें बोते हैं, उन्हें मार्केट में बेचकर हमें क्या मिल सके, पैसा मिल सके, हम पैसा अच्छे से कमा सके, मतलब पैसा कमाने के उद्देश्य से की गई खेती। ठीक है, देखिए, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक जो आपकी एक ही तरह की जो फसल होती है वो बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेट लेबर्स, है ना। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो क्या होता है, अत्यधिक पूंजी श्रमिकों की सहायता से की जाती है। उसमें पूंजी भी बहुत लगती है, श्रमिक भी बहुत लगते हैं। जैसे मान लो अभी हम लहसुन प्याज का उदाहरण ले लें, लहसुन प्याज तो हम भी घर में यूज करते हैं, बट अगर हम उसी का उदाहरण ले लें, पैसा कमाने के लिए तो लगाते ही है किसान, तो उसमें कितने सारे मजदूर लगते हैं और पैसा भी बहुत लगता है। इसीलिए बेटा, ये जो खेती होती है, तो जो छोटे किसान होते हैं वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि लागत बहुत लगती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई मीन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 है, व्हाई इज जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। सबसे ज्यादा इंडिया में जूट कहाँ होता है, कोई बताएगा। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है। जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया बिकॉज इट्स फाइबर शाइन्स लाइक गोल्ड। जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं इंडिया में, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका फाइबर शाइन करता है,
किसके जैसे शाइन करता है? गोल्ड के जैसे। ड्यू टू इट्स मच यूजेस, एक्सपेंसिव एंड ट्रेड इम्पोर्टेंस, इट इज कॉल्ड एज द गोल्डन फाइबर। है ना? जूट को भारत का गोल्डन फाइबर कहा जाता है क्योंकि इसका फाइबर किसकी तरह चमकता है? सोने की तरह। ये बहुत उपयोगी, सस्ता, व्यापारिक महत्व का होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। पहला पॉइंट तो आप लिख दीजिए, इट शाइन लाइक अ गोल्ड। दूसरा लिख दीजिए, इसके जो यूजर्स है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव नहीं, इनएक्सपेंसिव एंड ट्रेड इम्पोर्टेंस। है ना? कम लागत में मिल जाता है और ये क्या है, व्यापार में भी क्या होता है, बहुत इसका इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए इसको क्या है। देखो वापस आ गया ये। नकदी और वाणिज्यिक फसलें, कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप are those crops which are not produced for direct substance, but they are sold for obtain obtaining cash। मतलब कि किसके लिए? देखो मैं बताती हूँ, नकदी प्राप्त करने के लिए। है ना? दीज क्रॉप्स मेनली इंक्लूड कॉटन, टी, कॉफी, ये सब ऑयल सीड्स आपके हैं, जो सोयाबीन है, रबर है, ये सारी किसके अंतर्गत आती है? इसी के अंतर्गत आती है। चलिए, नकदी फसलें या वाणिज्यिक फसलें वे फसलें हैं, जैसा मैंने अभी आपको समझा दिया था, प्रत्यक्ष निर्वाह के लिए उत्पादित नहीं की जाती है। ये किसके लिए की जाती है? नगद प्राप्त करने के लिए इन्हें बेचा जाता है। इन फसलों में मुख्य रूप से कपास, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबड़ आदि शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर, जैसे कि अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है। यहाँ पर लिखा है शुगर केन इज द कैश क्रॉप। क्यों है ये कैश क्रॉप, ये आपको इसमें बताना है। इसकी जगह मान लो सोयाबीन आ जाए, है ना, या रबड़ आ जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। और वो पूछेगा क्यों है, क्वेश्चन को डील कैसे करना है, इसके लिए मैंने ये लिखा है। शुगर केन इज एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप। शुगर केन इज यूज टू मेक शुगर। ड्यू टू इट्स यूज इन शुगर इंडस्ट्रीज, इट इज नो बिकम्स एन इम्पोर्टेंट मनी गिवन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। मतलब कि अगर मान लो यहाँ सोयाबीन आ जाए तो कैसे लिखेंगे? सोयाबीन इज एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप। सोयाबीन इज यूज टू, जैसे क्या लिखा है, मेक शुगर, तो आप क्या लिखेंगे? मेक ऑयल। टू इट्स यूज इन शुगर इंडस्ट्रीज की जगह क्या लिख देंगे आप? ऑयल इंडस्ट्रीज। बाकी ऐसा कि कैसा आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करना भी आना चाहिए, नहीं तो एक क्वेश्चन में तो रट लिया, उसकी जगह कुछ और आ गया, तो बस तोते उड़ गए, अपने पटे उलाल हो गए, रायते ढोल दिया अपन ने। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। गन्ना गन्ने एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। गन्ने का उपयोग चीनी बनाने के लिए किया जाता है। चीनी उद्योग में गन्ने का उपयोग होने के कारण यह अब एक महत्वपूर्ण मुद्रादायनी फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बाय व्हाट नेम इज झूमिंग एग्रीकल्चर नोन? झूमिंग कृषि को हम क्या कहते हैं? बेटा ये जो क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो देखते हैं। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, आदिम, बहुत समय पुरानी से चली आ रही फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड। देखो, बेवार और दैया, बेवार और दैया हम कहाँ कहते हैं इसको? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में। पोटू और पेंडा किसमें कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में। है ना? कामाडाबी और कोमन किसमें का? कोमन और ब्रिंगा, ये उड़ीसा में कहा जाता है। कामाडाबी, कोमन और ब्रिंगा इन उड़ीसा। फिर है कुमारी, कुमारी किसमें बोलेंगे हम? वेस्टर्न घाट। फिर वेलरे और वाल्टरे, ये किसमें कहा जाएगा? साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। हिल किसमें कहेंगे हम? हिमालय बेल्ट में। है ना? उसके बाद पूर्वा झारखंड में, है ना, झारखंड में। एंड झूमिंग किसमें कहेंगे हम? झूमिंग कृषि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये कहेंगे हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। वी जस्ट ट्रांसलेट अबव वर्ड्स। भारत में खेती के इस आदिम तरीकों को मध्य प्रदेश में बेवार या दैया, सॉरी, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा,
उड़ीसा में पामाडाबी या कोमन या ब्रंगा तीनों नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वेल्ट्रे, हिमालय बेल्ट में खिल, झारखंड में कुरवा, उत्तर पूर्वी में क्या कहा जाता है, झूमिंग कैसी कहा जाता है। आप लोग बोल रहे होंगे अरे मैडम ये तो स्टेट सहित ये नाम है कैसे याद करेंगे, याद तो करना पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आएंगे। कोड वर्ड बना लीजिए, जैसे एम है तो आपको एम के साथ क्या लिखना है, बी डी लिखना है। ऐसे कुछ कोड वर्ड्स बना लीजिए आप, तो आपको याद हो जाएगा। अब ये आंध्र प्रदेश है, एपी के साथ हमें क्या लिखना है, पीडी लिखना है। ये ऐसे कोड वर्ड भी बना सकते हैं आप लोग अपने जो आपको अच्छे लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज अ मिनरल, है ना। इसको तो कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती, फिर भी पढ़ देती हूँ। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, मिनरल इज अ homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure. Minerals are found in varied forms in nature, ranging from the hardest diamond to surface talc. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अर्थ ऑफ द क्रस्ट। राइट द अर्थ क्रस्ट मतलब कि अर्थ क्रस्ट को आपको समझाना है क्या होती है, ऊपर पट्टी क्या है। तो पृथ्वी का सबसे ऊपर का फेस होता है ना, पढ़ा होगा आपने, ऐसा एक डायग्राम पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर का इसका परत होती है इसे हम क्या कहते हैं, भूपर पट्टी कहते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय रॉक्स कंपोज्ड ऑफ वेरियस मिनरल्स। भूपर पट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह विभिन्न खनिजों के योग से क्या होती है, बनी होती है या निर्मित होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, भूपर पट्टी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, हमें ये सीरीज भी कंटिन्यू करनी है, तो आप इसमें इस सीरीज के साथ जुड़े रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात और कहना चाहूंगी बेटा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे क्योंकि 500 प्लस क्वेश्चन है, तो आप सोचिए क्वेश्चन कहाँ से लाएगा क्वेश्चन बनाने वाला। तो आप इसके साथ बिल्कुल डटे रहें तन मन धन से। और जैसे क्वेश्चन आप अभी जैसे मैंने आपको समझाए कुछ तो समझ में आया होगा, क्वेश्चन साथ में लिख लिया करें और तुरंत उसका आंसर डील करें, वहीं की वहीं इसका आंसर भी लिखें। तो आप खुद पाना अभी 1 से 1.5 महीने बाद कि अपन में कितना इम्प्रूवमेंट हो जाता है। करके तो देखो, टीचर बता रहे तो करके देखो ना, क्या दिक्कत है। और नहीं करना है तो मैंने बताया था अभी आपको, क्या बताया था, वही पंचवर्षीय योजना, वही आपकी इच्छा आप क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आपको मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।